तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेंट ऑफ इफेक्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट क्या होता है। जैसे अब आओ इस पर, सुपर कूलिंग, एक होता है सुपर हीटिंग, एक होता है सुपर कूलिंग। अब समझते हैं सुपर कूलिंग क्या है। सबसे पहले समझो सुपर कूलिंग किसे बोलते हैं। सुपर कूलिंग सुपर कूलिंग किसे कहते हैं। देखो जैसे जो मेरा डायग्राम बना हुआ था, अच्छा इसमें इंक नहीं बची है यार, कल भरवानी है इंक, टाइम नहीं मिल पा रहा बाय गॉड। जैसे सपोज करो ये आपका डायग्राम है, टीएस डायग्राम है। इसमें हमने क्या बनाया हुआ है आपका, तो इस रीजन को अगर हम इतना बढ़ा देंगे, इस रीजन को यानी कि कंडेंसर, इवोपरेटर, कंप्रेसर एंड एक्सपेंशन, अगर हमने एक्सपेंशन के इस रीजन को इतना बढ़ा दिया तो मेरे सिस्टम में क्या होगा, सुपर कूलिंग होगा। तो मेरे सिस्टम में क्या होगा, सुपर कूलिंग होगा। तो इसको बोलते हैं सुपर कूलिंग। बात समझ में आ रही, आप समझो। और आगे का सीन समझते हैं, थोड़ा सा इसमें और आगे जाते हैं। इसमें एक और आपके पास विधि मेथड आ जाता है, उसको बोलते हैं कैस्केड सिस्टम। क्या बोलते हैं, कैस्केड सिस्टम। इसको यहाँ रहने दूसरा लिखो, कैस्केड सिस्टम। अब कैस्केड सिस्टम क्या है, देखो कैस्केड सिस्टम में ये चीज़ें आएंगी, दो सीओपी को आपस में मिला करके एक सीओपी आपकी तैयार की जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैस्केड सिस्टम। जैसे सपोज करो कि आप दो मित्र हो, उन दो मित्रों को मिला करके एक नए मित्र का निर्माण करना क्या बुलाता है, कैस्केड सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा आपके दो मित्र होते हैं, आपस में बहुत अच्छे मित्र होते हैं। मान लो ए आपका कोई मित्र है, आप बी हैं, आपका कोई ए मित्र है, और इसका भी कोई सी मित्र है जो इसका बहुत अच्छा मित्र है, और आप इसके बहुत अच्छे मित्र हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी आपका अच्छा मित्र हो जाएगा। अगर आप ए और बी आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं और सी इसका मित्र है, बट ये सी को नहीं जानता है, लेकिन ये इसको जानता है, तो आपस में ये लोग मित्र हो जाएंगे। ये जीरोथ लॉ का भी नियम है और कैस्केड का भी यही नियम है। समझोगे कैसे, जैसे सपोज दैट करते हैं, आज के इस युग में आपका क्या है, एक जीएफ प्लस एक क्या है आपका बीएफ, इनको मिला के जो उत्पाद बनेगा वो कैस्केड सिस्टम कहलाएगा। जैसे समझो कैस्केड सिस्टम में क्या होता है, COP1 एंड COP2, COP1 एंड COP2 मान लेते कुछ हैं, X मान लो X एंड Y है। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे कैस्केड सिस्टम, क्या सीन होता है वो समझते हैं। जैसे COP1 एंड COP2, COP का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, कैसा अपने आप को दिखा रहा है सीन चीज़ों को। अब इसमें आगे समझते हैं ये क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। समझो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अभी डिजायर्ड इफेक्ट क्या है ये भी देख लेते हैं, क्या है डिजायर्ड इफेक्ट, क्या है ये भी देख लेते हैं। डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब जो हम चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। जैसे कि जब कभी RAC की बात आ जाए, रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जब कभी इसकी बात आएगी तो आप हमेशा
टेम्परेचर की बात करोगे, हमेशा तापमान की बात करोगे। तो डिज़ायर्ड इफेक्ट में हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? एक मनुष्य इतना वो है ना कि वो हर चीज़ चाहता रहता है, हर चीज़ वो चेंज चाहता है। गर्मी के मौसम में वो ठंडा पानी चाहता है, गर्मी के मौसम में वो ठंडा वातावरण चाहता है, ठंडी के मौसम में वो गर्म पानी चाहता है, ठंडी के मौसम में वो गर्म वातावरण चाहता है। तभी उसको क्या बोलते हैं हम? डिज़ायर्ड इफेक्ट, कि हम क्या चाहते हैं, आपकी क्या दिली तमन्ना है कि आप क्या चाहते हैं। जैसे सपोज करो गर्मियों में आप ठंडे पानी से नहाते हैं और ठंडियों में गर्म पानी से, तो वो कैसे होगा? वो डिज़ायर्ड इफेक्ट से होगा। अपॉन वर्क इनपुट, अपॉन वर्क इनपुट, वर्क इनपुट क्या हुआ? वर्क इनपुट जो हमने कार्य दिया, जैसे हमने प्लग लगाया और हमने बटन दबा दिया, तो ये क्या? वर्क इनपुट। तभी तो मोटर चलेगा, तभी पानी गर्म या ठंडा होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये बेकार हो जाएगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, सुनो। अब क्या हो? COP, CC का मतलब क्या है? कैस्केड, कैस्केड सिस्टम की COP क्या होगी? COP1 इंटू COP2, मतलब COP पहले सिस्टम की, फिर COP दूसरे सिस्टम की, अपॉन 1 प्लस COP ऑफ 1 प्लस COP ऑफ 2। ये सीन क्या का हो गया? कैस्केड सिस्टम की। कैस्केड में एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, कैस्केड में सिर्फ दो सिस्टमों को जोड़ दिया गया है, उनकी COP निकाल दी गई है, काम खत्म। ठीक है, इतना लिख लो, COP कैस्केड हो गई ये वाली आपकी। बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। COP कैस्केड, COP1 गुणे COP सिस्टम की 2, 1 प्लस COP ऑफ 1 प्लस COP ऑफ 2, बात खत्म हो जाएगी। आगे दूसरा कुछ देख लेते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? तो बातों को समझते रहो और कैस्केड लगाते रहो। अरे यार इससे नहीं मिट रहा, इससे मिटाते हैं। तो सिस्टम में ये चीज़ सीन आएगी आपकी। ठीक है, अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी इसके अंदर, हमने इसके अंदर चीज़ और पढ़ी थी अभी, जो आपका आएगा। जैसे एक होता है आपका इवोपरेटर। इवोपरेटर क्या करता है? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है, फिर आगे कंप्रेसर को भेजता है, कंप्रेसर कंडेंसर को, कंडेंसर से हीट को रिजेक्शन होगा, हीट का वो कंडेंसर कहाँ भेजेगी? आगे आएगी चेंबर में होते हुए आगे आ जाएगी आपके इवोपरेटर के पास। इवोपरेटर में आने से पहले वो लिक्विड होगी, जैसे इवोपरेटर में एंटर करेगी वो वेपर बन जाएगी। अब क्या सीन यहाँ पे हुआ है? यूज ऑफ, लिखो, यूज ऑफ फ्लैश चैम्बर, फ्लैश चैम्बर इन VCRS। क्या लिख लिया हम लोगों ने? यूज्ड ऑफ फ्लैश चैम्बर इन VCRS। अब ये फ्लैश चैम्बर क्या है? VCRS तो आपको पता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, बट ये फ्लैश चैम्बर क्या है? फ्लैश चैम्बर, अब आ जाओ देखो, फ्लैश चैम्बर एक ऐसी डिवाइस है, फ्लैश चैम्बर एक ऐसी डिवाइस है जो कि अगर हम फ्लैश चैम्बर यहाँ पे लगा दें तो फ्लैश चैम्बर में दो चीज़ें होती हैं। यहाँ क्या होगा? लिक्विड, चूँकि लिक्विड होता है भारी तो नीचे बैठा रहता है। यहाँ क्या होती है? वेपर, क्या होगी? वेपर। तो यहाँ से हमने क्या लगा दिया है? इवोपरेटर। इवोपरेटर हमने क्या लगा दिया? इवोपरेटर। जो हमने लिक्विड, ये जो लिक्विड था ना, ये आपका क्या है? फ्लैश चैम्बर, फ्लैश चैम्बर। मेरे दोस्त फ्लैश चैम्बर यहाँ पे है, इवोपरेटर यहाँ पे है। अब फ्लैश चैम्बर में दो चीज़ें हैं, फ्लैश चैम्बर में दो चीज़ें हैं। जैसे आपके पास दो फ्रेंड हैं, तो फ्लैश चैम्बर में दो चीज़ें हैं। अब एक है लिक्विड, एक है वेपर। आपके पास दो फ्रेंड हैं, एक है छोटा, एक है बड़ा। तो छोटा कहाँ रहेगा भाई? कितना भी उठा दोगे बट वो नीचे रहेगा, बड़ा वाला ऊपर दिखता रहेगा। तो वेपर आपका बड़ा फ्रेंड है जो ऊपर दिख रहा है, लिक्विड छोटा फ्रेंड है। तो अब हम क्या करेंगे? इस फ्लैश चैम्बर से लिक्विड को इवोपरेटर में जैसे एंट्री कराएंगे तो लिक्विड जब आगे निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? वेपर। क्या निकलेगा? वेपर। अब हम लोगों ने क्या किया? इस वाले और ऊपर जो वेपर भरी थी इसको डायरेक्टली यहीं कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आकर के। मतलब लिक्विड को हमने इवोपरेटर से वेपर बना दिया और वेपर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया यहाँ से, जो कि आगे आपकी सिस्टम में चली जाएगी। यहाँ क्या लगा हुआ है? कंप्रेशर। ये आगे लेकर के फिर यहाँ क्या है? कंडेंसर, आप लोग बाकी जानते ही हैं। फिर यहाँ क्या? एक्सपांसन। फिर यही प्रोसेस चलती रहेगी।
तो कहने का मतलब फ्लैश चेम्बर हमने इसलिए यूज किया है इवोपरेटर के साइज को डिक्रीज करने। लिखो रीज़न क्या है, हमने क्यों लगाया है फ्लैश चेम्बर, टू डिक्रीज द साइज ऑफ इवोपरेटर। हमने किस लिए लगाया फ्लैश चेम्बर, टू डिक्रीज द साइज ऑफ इवोपरेटर का साइज डिक्रीज हो जाए। इसका यूज हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं, जैसे कि जहाँ पे बहुत बड़ा कंपनी है कोई, वहाँ पे यूज करते हैं। बाकी घरों में तो हम लोग एसी लगा लेते हैं तो उसमें इतना नहीं यूज होता, बट वहाँ पे इसका यूज करते हैं, यूज ऑफ फ्लैश चेम्बर। चलो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक, देखते हैं अब और आगे थोड़ा सा देख लेंगे। अभी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। इसको ना कल नया लाना है, मार्कर कम हो गया। क्या लिखेंगे, डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट मतलब रेफ्रिजरेंट की क्या डेजिग्नेशन है, रेफ्रिजरेंट की क्या डेजिग्नेशन है। तो देखो जैसे कि रेफ्रिजरेंट डेजिग्नेशन का मतलब उसकी क्या वैल्यूएशन है, रेफ्रिजरेंट का मतलब जो आप कूलिंग करेंगे या हीटिंग करेंगे, जो उसमें उसको करने में जो हेल्प करेगा एज ए रेफ्रिजरेंट। क्लियर हो गया। आगे आते हैं, देखते हैं। जैसे आपके पास R11 है, R12 है, R22 है, R या 23 है, तो ये क्या है आपके, ये आपके रेफ्रिजरेटर हैं, जो कि आपके उसमें काम आते हैं, डिजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, हीटिंग या कूलिंग करने में काम आते हैं। ये आपके क्या हुए, रेफ्रिजरेंट हुए, जो इनको हमने नाम दिया है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रेफ्रिजरेशन होता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरीन होता है। तो कैसे उसे हम यहाँ से डिफाइन करेंगे वो समझ लेते हैं। पहले डिजिग्नेशन समझ लिया हमने, ये हुआ, ठीक है, अमोनिया हुई, वाटर हुआ। डिजिग्नेशन का मतलब रेफ्रिजरेंट को हम कैसे डिजिग्नाइट करेंगे, कैसे बताएंगे आपको। तो क्या हुआ, R11, R12, R33। R का मतलब रेफ्रिजरेंट और इनके ये नाम है। चलो अभी हम और आगे देखेंगे। डिजिग्नेशन में हमने ये देख लिया है, दूसरी चीज़ और समझो इसमें। हाँ, ये हुआ। अब इसके अंदर फार्मूला होता है, कैसे, कौन सा फार्मूला, R -M-1 प्लस N+1 P, मतलब P। ये एक फार्मूला याद कर लो, आपके आगे काम आने वाला है। एक चीज़, दूसरी चीज़, N+P + Q = 2M